हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 9th से लेकर 12th तक की पूरी कवर करने वाले हैं, जिसमें आज पहला चैप्टर यानी कि 9th क्लास के पहला चैप्टर एनसीईआरटी जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी, इसको पढ़ते हैं। इसके बाद आगे के और चैप्टर्स को देखेंगे। तो देख लीजिए, ये ही 9th क्लास में ये आपका बुक रहने वाला है और इसका पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। इसमें इस चैप्टर में कई सारी कहानियां दी हैं। रायगंज मंडी है, वहाँ सुविकसित बाजार प्रणाली है, वहाँ लोग कैसे खेती करते हैं, कैसे वहाँ पहुंचाते हैं। उसके अलावा ये सिंचाई की व्यवस्था कैसे है। इन तरह की कई सारे तमाम चीजें दी हुई हैं पुस्तकें में, जिसमें हमें जो मेन चीज समझना है उसको मैंने लिख रखा है कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि देख लीजिए, इसमें हमें पढ़ना है कृषि क्रियाएं यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एक्टिविटीज, तो इसमें कृषि क्रियाएं करनी है, यानी कि कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो कृषि क्रियाएं में होती हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा दूसरा पढ़ना है गैर कृषिगत क्रिया, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फिर उसके बाद इसमें जानना है कि उत्पादन के कारक यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर पूंजी यानी कैपिटल। कैपिटल में हम पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इसके अलावा भी सोशल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल में ही हमें मिलेगा जैसे कि ये वर्किंग कैपिटल, और एक और पढ़ना होगा अस्थाई कैपिटल यानी कि अस्थाई पूंजी। तो ये पूंजी वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक, इसके अंतर्गत ये कार्यशील पूंजी भी आ जाएगा। उसके बाद पढ़ना में फसल यानी विविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक साल के अंदर एक ही जमीन में एक से अधिक फसलों को उगाना। जैसे कि वहाँ है क्या, पालमपुर गांव में वहाँ ये लिखा हुआ है कि भूमि तो स्थिर है, अस्थाई है। कहने का मतलब है कि वो उतना ही है, यानी कि वो निश्चित है कि भूमि इतना ही रहेगी। क्योंकि धीरे धीरे भूमि का आकार छोटा भी होता जा रहा है, क्योंकि जब परिवार बढ़ जाते हैं तो वो खेत भी बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो उससे प्रोडक्शन कम होने लगता है। यानी कि पहले जितना मात्रा में उत्पादन हो रहा था, भूमि के टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाने के बाद उतना मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है। तो क्या इसकी और कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं? तो उसमें हमारा आएगा बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो इसमें बताया जाए कि आप एक साल के अंदर एक साल के अंदर एक से अधिक फसल को उगा सकते हैं। उसके बाद आप संकर बीज का प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी बातों का इसमें चर्चा किया गया है। तो पहला चैप्टर में जो काम वाली चीजें हैं वो यही है, ये चार पांच चीजें जो हमें पढ़ना है। और अंत में करेंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो इन सब टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। सबसे पहले कृषि क्रियाएं क्या है? अच्छा, कृषि क्रियाएं कहने से क्या दिमाग में आता है कि ऐसी सारी एक्टिविटीज जो कृषि करने के लिए या फिर कृषि करने से संबंधित है। फसलों के पैदावार से संबंधित है, यानी कि फसल को कैसे उगाना है और उसे कैसे बाजार तक पहुंचाना है। ये सारी एक्टिविटीज जो कृषि क्रियाएं में आती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है एक बार देख लीजिए आप। जैसे कि ये लिखा हुआ है, कृषि क्रियाएं फसलों की खेती और पैदावार से संबंधित होता है। संबंधित होता है, यानी कि कृषि क्रियाएं क्या होंगी? फसलों की खेती, फसल की खेती और पैदावार। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फसल लगाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले फसल लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी भूमि की, जमीन की। क्या हम कहीं भी जाके फसल लगा देंगे तो वहाँ फसल हो जाएगा? हम जाते हैं फील्ड में जाके खेती करने लगेंगे तो वहाँ होगा नहीं, क्योंकि वहाँ की भूमि उर्वर नहीं होती। तो जरूरी है कि पहले भूमि को तैयार किया जाए। भूमि को तैयार कैसे करेंगे? तो उसकी जुताई करेंगे, उसके बाद उसमें उर्वरक डालेंगे ताकि वो तैयार हो जाए। उसके बाद तैयार होने के बाद जब हम उसमें फसल लगाएंगे तो फसल लगाने से पहले एक प्रोसेस होता है, बिजाई जिसको बोलते हैं कि बीज बीज रोपण। तो पहले बीज लगाएंगे और बीज लगाने के बाद जब फसल बड़ा होएगा
तो एक एक करके जैसे उसको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उसको सिंचाई करना भी जरूरी है, यानी कि पानी देना भी जरूरी है। इस तरह आगे चल के फसल की विकास होगी। तो वही बात है कृषिगत क्रिया में, ये सारी चीजें आएंगी कृषिगत क्रिया में। जैसे देख लीजिए पहले भूमि की तैयारी, यानी कि इसमें जुताई करेंगे, फिर उर्वरक का उपयोग करके इसमें और उर्वरक बनाएंगे। बीज बोना, सिंचाई, जब भी फसल बड़ी होगी, जब फसल बड़ी होगी तो उसको आवश्यकता अनुसार पानी भी देना जरूरी है। सिंचाई का मतलब पानी से होता है, यानी कि फसल को सही समय पर जल उपलब्ध कराना। और ये जो पालमपुर गांव है उसमें सिंचाई की व्यवस्था सुविकसित है, यानी पहले से विकसित है। तो वो पहले की तुलना में जैसे कि कुओं से उसमें सिंचाई होती थी वैसा है नहीं। वहाँ नलकूप का 1960 की बात हो रही है लगभग, तो उस टाइम नलकूप यानी कि वो पंपी सेट जो हम लोग सुनते हैं वो सब आ गया है। तो उससे सिंचाई में आसानी हो जाती है। उसके अलावा खाद और उर्वरकों का प्रयोग भी करना जरूरी है। बिना खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं किए फसल बहुत अच्छी नहीं होगी। फिर कीटनाशक और रोगनाशक का छिड़काव भी करना है। अगर ऐसा न हुआ कीटनाशक रोगनाशक का छिड़काव नहीं करे तो फसल को कीड़ा खा जाएगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज आ रही हैं, जैसे देखिए फिर निराई गुड़ाई, अभी समझते हैं आगे निराई गुड़ाई क्या है। फिर फसल की कटाई, अब जब फसल हो जाएगा तो उसको काटना भी है, फसल का भंडारण भी करना है। क्योंकि अगर फसल का भंडारण नहीं करेंगे तो फिर वो बच नहीं पाएगा, सेव नहीं हो पाएगा। फिर अगर फसल हमारे उपयोग से बच गया तो विपणन, यानी कि इसको मार्केट तक भी पहुंचाना जरूरी है। तो ये कुछ कृषि क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं कि कृषि क्रिया, अब जब भी बात आए जब भी आपके दिमाग में पूछा जाए आपसे कि कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में आनी चाहिए कि ऐसा एक्टिविटी, ऐसी क्रियाएं जो फसलों के पैदावार से और फसलों के पैदावार से संबंधित हो, फसलों की खेती और पैदावार से संबंधित हो। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कृषिगत क्रियाएं के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं कि भूमि की तैयारी क्या है, फिर बिजाई क्या है। अभी मैंने तो बता दिया, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिएगा, फिर एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। भूमि की तैयारी का क्या मतलब है कि खेत की तैयारी, जैसे कि जुताई, हल चलाना और खाद डालना, ये सब भूमि तैयार ऐसा ही होगा। भूमि तैयार तो ऐसा ही होगा ना। फिर बिजाई, फिर बिजाई फिर बिजाई है। अब बिजाई में क्या है, यानी कि बीज बोना। बीज बोना, जब फसल तैयार हो जाएगा तो बीज बोना भी जरूरी है, बीज बोना और फसल लगाना। ये मतलब ये बहुत ही आसान है, हर किसी को समझ में आना चाहिए कि फसल लगाने के लिए सबसे पहले भूमि को तैयार करना जरूरी है, फिर बीज बोना जरूरी है। उसके बाद देख लीजिए ये, उसके बाद सिंचाई। सिंचाई यानी फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी देना, अभी बताया हमने। खाद और उर्वरकों का प्रयोग, फसलों को पोषण के लिए आवश्यक खाद और उर्वरक का प्रयोग करना। अगर फसल के पोषण चाहिए तो उसके लिए खाद देना ही पड़ेगा। कीटनाशक और रोगनाशक का छिड़काव करना, फसलों को कीट और बीमारियों से बचाने के लिए। रसायनों का छिड़काव जो होता है उसे वही बोलते हैं। फिर इसमें निराई गुड़ाई, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक खरपतवारों को निकालना, जैसे जिसे हम लोग देहात में बोलते हैं सोहनी करना। जब फसल उगाते हैं तो उसके साथ कई सारे अन्य खरपतवार भी आ जाते हैं, तो उसको निकालना वही होता है निराई गुड़ाई, यानी सोहनी जो जिसको बोलते हैं। ये सब। फिर आगे क्या है, फिर आगे है फसलों की कटाई, यानी कि फसल की कटाई भी करना जरूरी है। जब फसल तैयार हो गया तो उसको कटाई करना, यानी फसल पकने के बाद उसकी कटाई करना। फसल का भंडारण, कटाई के बाद फसलों को सही तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। अगर सही तरीके से सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचेगा तो फिर हम खा नहीं पाएंगे, या फिर हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है विपणन, फसल को बाजार में बेचना। यानी कि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, ये सब कृषिगत क्रियाएं हैं। तो मुझे लगता है कृषिगत क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। ऐसा क्रिया जो कृषि के फसलों के पैदावार से संबंधित है, यानी फसलों की खेती और उसके पैदावार से संबंधित है, जिसमें आपको भूमि तैयार करना पड़ेगा, उसको सिंचाई करनी पड़ेगी, उर्वरक देना पड़ेगा, कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा, कटाई करनी पड़ेगी, फिर उसे बाजार में पहुंचाना पड़ेगा। ये सारी जो क्रियाएं हैं सब कृषि से संबंधित है। अब आइए दूसरा हमारा होगा अब इस वक्त गैर कृषिगत क्रियाएं।
हाँ, गैर कृषिगत क्रियाएं, इसको समझते हैं। देखिए, गैर कृषिगत क्रियाएं बिल्कुल इसके उल्टा है कि ऐसा एक्टिविटी जो फसलों की खेती और पैदावार से संबंधित नहीं है। ऐसा कृषि जो फसलों की खेती और पैदावार से संबंधित नहीं है, वो गैर कृषिगत क्रियाएं हैं। अब इसको देख लीजिए, जो खेती बाड़ी और पशुपालन से संबंधित नहीं होता है, जो खेती बाड़ी और पशुपालन से संबंधित नहीं होता है, वो गैर कृषिगत क्रिया है। ये क्रियाएं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में से जुड़ी होती है और लोगों को रोजगार और आय के अन्य स्रोत प्रदान करती है। समझिए क्या मतलब है इसका। गैर कृषिगत क्रियाएं वो सबसे पहले कृषि के फसलों की पैदावार और खेती से संबंधित नहीं होगी। ये क्या होगी, इससे अलग होगी, यानी कि अन्य आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ी होगी। अन्य आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई क्या मतलब है, गांव में कोई डेयरी खोल लिया, और गांव में कोई डेयरी डेयरी खोल लिया तो कृषि तो नहीं कर रहा, लेकिन इनकम उससे आ रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें गैर कृषिगत कार्य होती है, लेकिन वो फसलों से संबंधित नहीं होती है। यानी कि फसलों की कटाई से बुनाई से ऐसे संबंधित नहीं होती है। तो देख लीजिए, गैर कृषिगत कार्य में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि उद्योग, व्यापार, संचार, सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, ये सारी चीजें मुख्य गैर कृषिगत क्रिया, यानी कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो गैर कृषिगत है। इसमें कृषि का कहीं है इसमें, बताइए। उद्योग से, फसल का पैदावार से कोई मतलब नहीं है, व्यापार से नहीं है, संचार से नहीं है। जैसे हस्तशिल्प और शिल्प कला, इसमें भी कृषि का कोई कृषि एक्टिविटीज नहीं है। परिवहन, इसमें भी नहीं है परिवहन। निर्माण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी गैर कृषिगत क्रियाएं हैं। इसको एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या होती है। समझिए सबसे पहले, देखिए, समझते हैं सबसे पहले ये उद्योग। उद्योग क्या होता है, ये कई तरह के कच्चे माल को तैयार करके उसका उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उद्योग होती है। जैसे लीजिए, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाने की प्रक्रिया, जैसे कि वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लौह इस्पात उद्योग आदि। यानी कि कच्चे माल से कच्चे माल से हम दूसरी वस्तु को बनाएंगे, ये उद्योग में होता है, और वो प्रक्रिया ही उद्योग होती है। फिर व्यापार, इसमें क्या होता है, सामान और सेवाओं का उत्पादन होता है व्यापार में, और ये वितरण बिक्री, एक दूसरे से बिक्री करेंगे, वो होता है व्यापार। अब जैसे देख लीजिए, सामान और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और बिक्री, जैसे खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, निर्यात और आयात। यानी कि हम अपने कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन तो कर लिए, लेकिन अगर उसे बेचना है, आयात करना है, निर्यात करना है, ये सारी व्यापार के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, यह है निर्माण कार्य, जैसे कि भवन निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, पुल का निर्माण करना। अच्छा, ये गैर कृषिगत क्रियाएं इसलिए भी हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम अपने गांव में खेती कर रहे हैं, और खेती करने के बाद फसल की कटाई भी हो गई, हम उसे सुरक्षित स्थान पर लेके भी आए, लेकिन हमको बाजार तक पहुंचने के लिए अगर सड़क सही नहीं है, तो हम बाजार तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तो फिर वो हमारा अनाज वेस्ट हो जाएगा। तो इसका भी योगदान होता है, लेकिन ये गैर कृषिगत क्रियाएं के अंतर्गत है। फिर सेवाएं क्या है, ये जो भी शैक्षणिक, चिकित्सा, परिवहन, यानी कि सेवा वो चीज होती है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि डॉक्टर आपको देखता है, तो एक तरह से सेवा है। अगर ये रोड पे आप चल रहे हैं, तो एक तरह से कहा सकते हैं कि रोड आपको सेवा प्रदान कर रही है, लेकिन रोड का बनना परिवहन, यानी रोड का बनना ये हो जाएगा आपका, ये निर्माण, लेकिन उसका जो आप लाभ ले रहे हैं, ये एक तरह से सेवा है। अब इसमें देख लीजिए, शैक्षणिक सेवा, जैसे कि कोई प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है, तो एक तरह से सेवा हुआ। चिकित्सा, परिवहन, बैंकिंग, बैंक से आपको हेल्प मिल रहा है, वो सब सेवा हुआ। कहीं पर्यटन स्थल घूमने जा रहे हैं, सब आपके लिए एक सेवा होता है। फिर इसमें और क्या है, हस्तशिल्प और शिल्प कला। देखिए, ये क्या है, विभिन्न प्रकार की हस्तकला और शिल्प कला से जुड़ी गतिविधियां, जैसे बुनाई, कटाई, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। अब इसमें देख लीजिए, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाएगा। कई दर्जी बुनाई करते हैं। कई लोग बैठ के गांव में वो स्वेटर वगैरह बुनते हैं। ये सब एक तरह की कला है, जिसको हस्तकला और शिल्प कला बोलते हैं। फिर परिवहन। परिवहन क्या है, देख लीजिए, जब भी हम अपनी खेती करके वो
ये क्या करते हैं, खेती करने के बाद अनाज लाते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, ये परिवहन कहलाता है। इसमें ही लिखा हुआ है माल और यात्रियों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई, जैसे बस, ट्रेन, हवाई सेना, ट्रकिंग आदि के द्वारा की जाता है, वो होता है परिवहन। संचार का मतलब होता है सूचना के आदान प्रदान से, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन भेजना है या फिर पाना है, उससे होता है सूचना का। अब देखिए, शिक्षा, शिक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियां जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि, यानी कि शिक्षा, एजुकेशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, गतिविधियां जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ये सब शिक्षा से संबंधित है। स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, अस्पताल, ये सब बता चुके। वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, वित्तीय, निवेश, ये सब वही बातें हैं जो गैर कृषिगत क्रिया से संबंधित है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि कृषिगत क्रियाएं जितनी भी सारी थी, सब फसलों की कटाई और फसलों के पैदावार से संबंधित थी, फसलों की खेती से संबंधित थी। और गैर कृषिगत क्रियाएं क्या थी, उससे फसलों की खेती नहीं होती थी, लेकिन उनका योगदान होता था कि वो कई क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी देते थे। जैसे आप ये देखें कि कोई डेयरी लगाया हुआ है तो उसको एक रोजगार मिला हुआ है। फिर डेयरी वाला एग्जाम्पल तो था नहीं इसमें, एक मिनट देख लेते हैं। डेयरी लगाया हुआ है तो उसको तो मिला हुआ ही है, लेकिन एक मिनट। लेकिन और सब भी चीज थी, निर्माण कार्य था। अगर अगर सड़क निर्माण हो रहा है तो उसमें कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, भवन निर्माण हो रहा है तो उसमें कई लोगों का रोजगार मिल रहा है। इसके साथ साथ ये हस्तकला, शिल्प कला, जिसमें कटाई बुनाई होती थी, बुनाई होती थी, उसमें भी लोग रोजगार मिल रहा है। तो ये सारी थी गैर कृषिगत क्रियाएं। तो कृषिगत क्रिया और गैर कृषिगत क्रियाएं, ये दो मेन टॉपिक थे हमारे क्लास 9th में, जिसको मैं पढ़ना था, शायद इतना समझ गए होंगे। ये इससे ज्यादा इसमें मेंशन नहीं है इस चैप्टर में, ये इससे कुछ ज्यादा ही हो गया है। सिर्फ इतना ही चर्चा था उसमें, कृषि क्रियाएं क्या है और गैर कृषि क्रियाएं क्या है। इतने सारे एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमको, तीसरा, ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। देखिए, मुख्यतः उत्पादन के चार कारक होते हैं। उत्पादन के कारक चार, यानी कि उत्पादन करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है ना, वो उत्पादन के कारक है। यानी उत्पादन करने के लिए आवश्यक जो चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो होते हैं उत्पादन के कारक। जैसे सबसे पहले, अगर कोई भी चीज का उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है, भूमि, यानी कि इसलिए इसको प्राथमिक उत्पादन के कारक भी बोलते हैं। दूसरी पड़ेगी, सिर्फ भूमि मिल गई तो फिर उत्पादन तो नहीं होगा, उसमें काम करने वाले लोग भी चाहिए। तो दूसरी चाहिए लेबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको श्रम। फिर भूमि भी मिल गई, लेबर भी मिल गई, श्रम भी मिल गया। लेकिन अगर पैसा नहीं रहेगा तो उसमें जब निवेश नहीं होगा तो कहाँ से हम बीज लाएंगे, कहाँ से सिंचाई करेंगे। तो और सिंचाई करने के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए तीसरा जो उत्पादन के कारक होता है वो होता है पूंजी। लेकिन एक और उत्पादन के कारक को अभी शामिल किया गया है, यानी कि उसको भी रखा जाता है कि ये तीनों उत्पादन के कारकों को, यानी कि श्रम को, यानी कि श्रम माने लेबर को, लैंड यानी भूमि को, और तीसरा कैपिटल यानी पूंजी को संयोजित करके, यानी कि उसको अरेंज करके, कोई इंसान जब उसको यूज करता है, तीनों को एक साथ मिला के संयोजन करता है, तो उसे बोलते हैं उद्यम, उद्यमिता, यानी कि उद्यमी। तो एक प्रोडक्शन के कारक होता है उद्यमी, यानी कि वो जो तीनों कारक को मिला के उसका संयोजन करके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो वही है, उत्पादन कारक समझ लीजिए। सबसे पहले भूमि, भूमि माने वो खेत जो आप समझते हैं जिसमें खेती होती है। श्रम, लेबर, जो लोग खेत में काम करते हैं वो श्रम, यानी कि श्रमिक। पूंजी, कैपिटल, ये पूंजी के अंतर्गत, ये पूंजी को समझते हैं पहले यहीं पे, पूंजी क्या होती है। ये पूंजी आगे स्लाइड है, आगे देख लेते हैं, आगे स्लाइड में। फिर है उद्यमिता। उद्यमिता क्या होगा, ये तीनों का संयोजन, यानी भूमि, श्रम और लेबर, ये तीनों का संयोजन ही होगा, का संयोजन, संयोजन उद्यमिता कहलाती है। तो
देखिए, देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले भूमि। भूमि क्या है इसके बारे में हमने लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। श्रम पूंजी। एक बार पढ़ भी देते हैं, देख लीजिए। भूमि से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कि कृषि भूमि, खनिज, जल, वायु, जंगल। ये संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में आवश्यक होते ही हैं, और इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो आप इतना ना ध्यान में रहे तो सिर्फ आप याद ध्यान रखिए प्राकृतिक संसाधन, और इसमें ध्यान रखिए खेत। बस इतना कुछ ध्यान में रखना है तो छोड़ दीजिए। फिर लेबर। ये लेबर वो होते हैं जो खेत में काम करते हैं। श्रमिक। श्रम वो मानवीय प्रयास होता है जो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करता है। इसमें शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों शामिल होते हैं। शारीरिक और मानसिक श्रम यानी कि जो अगर खेतों में काम कर रहे हो, शरीर से काम कर रहा है, तो शारीरिक दक्षता चाहिए। कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं एग्रीकल्चरल में, तो उनकी मानसिक श्रम भी होती है उसमें। श्रमिक विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य, खेती में, शिक्षा वगैरह वगैरह। तो इसमें ध्यान रखिए। इस श्रम का मतलब एक ही बात ध्यान रखिए कि जो लोग काम करते हैं वो श्रमिक। पूंजी कैपिटल। पूंजी संसाधन तो जो उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण, मशीनें, इमारतें और वित्तीय संसाधन के रूप में काम करते हैं। देखिए, ये पूंजी के बिना उत्पादन नहीं हो सकता, यानी कि पूंजी एक आवश्यक शर्त है उत्पादन के लिए। अब ये दो तरह के हो सकते हैं पूंजी। देखते हैं आगे स्लाइड है या नहीं। हाँ, देखिए पूंजी को समझते हैं। यहाँ है पूंजी है। अच्छा, ये पूंजी में हम ये समझ लेते हैं, भौतिक पूंजी समझते हैं। फिलहाल भौतिक पूंजी, ये दो पूंजी की जरूरत पड़ती है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो दो पूंजी की चर्चा की हुआ है, एक मानव पूंजी और दूसरा भौतिक पूंजी। तो इसमें भौतिक पूंजी को समझिए। भौतिक पूंजी जैसे जो लोग हमें भौतिक रूप में अवेलेबल है, जैसे अ, मशीन हो गया, कोई उपकरण हो गया, सारी भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती है। तो इसको दो तरह से बांटा गया भौतिक पूंजी को। भौतिक पूंजी को दो तरह से बांटा गया। एक अस्थाई और एक कार्यशील पूंजी, यानी कि वर्किंग कैपिटल, जो हमें पढ़ना भी था। तो देखिए, ये अस्थाई पूंजी के तहत तो सारा पूंजी आता है। अस्थाई पूंजी जो मशीन हो गया, कोई उपकरण हो गया, ये सारी अस्थाई पूंजी के अंतर्गत आता है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, मशीन, उपकरण, etc। और कार्यशील पूंजी के अंतर्गत दो चीजें याद रखिए। एक तो कच्चा माल, और दूसरा नगद। तो अस्थाई पूंजी में मशीन, उपकरण आएगा, और कार्यशील पूंजी में कच्चा माल और नगद। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक और आपके बुक में दिया हुआ है कि हम हर बार बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि, 2 हेक्टेयर भूमि, इतना हेक्टेयर भूमि। तो हेक्टेयर का मतलब समझ लीजिए कि हेक्टेयर का क्या मतलब होता है। जैसे कि क्या हो गया भाई। देख लीजिए।
एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है? जब भी आपको हेक्टेयर निकालना हो तो इसको ध्यान रखिए, एक हेक्टेयर का मतलब होता है कि एक 100 मीटर वर्ग वाले भुजा का जो भी क्षेत्रफल आएगा वो होगा एक हेक्टेयर के बराबर। यानी कि एक वर्ग समझ लीजिए जिसका भुजा कितना है, 100 मीटर। ठीक है। और 100 मीटर भुजा वाले क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि इसके जो क्षेत्रफल निकालिएगा, यानी कि 100 × 100, तो इतना होता है एक हेक्टेयर के बराबर। तो एक हेक्टेयर का मतलब समझना है कि 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है एक हेक्टेयर। आइए इधर, उद्यमिता। उद्यमिता क्या होता है? अभी हमने बताया उद्यमिता की उत्पादन के अन्य कारक, यानी कि श्रम, पूंजी और लेबर। श्रम, पूंजी और अ, भूमि। श्रम, पूंजी और भूमि, ये तीनों कारकों का संयोजन करके एक उद्यम स्थापित करता है, उसे उद्यमी बोलते हैं, यानी उद्यमिता बोलते हैं। यानी कि ये तीनों फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई तो होगा जिससे अरेंज करके उसका उपयोग करेगा, यानी कि उसको सही तरीके से संचालन करेगा, वो होता है उद्यमिता। तो देखिए क्या लिखा है, उद्यमिता वह सक्षमता होती है जिसके माध्यम से उद्यमी उत्पादन के अन्य कारकों, यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ मिलाकर उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित करता है। यानी कि एक साथ मिलाकर उस उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित करेगा। उद्यमी नवाचार, जोखिम उठाने और व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना सिर्फ ध्यान रखिए कि उत्पादन के अन्य कारकों भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ मिला के उत्पादन की प्रक्रिया को संचालन करने का काम करता है। ये होता है उद्यमिता। अब थोड़ा सा हमें ये पूंजी के बारे में जान लेना है कि पूंजी क्या है, ये समझ लीजिए। पूंजी को चार पार्ट में बांटा गया है। पूंजी को चार पार्ट में पढ़ना है हमको। सबसे पहले भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में बता दिया कि मशीन, उपकरण, फैक्ट्रियां, भवन, अन्य ठोस, यानी कि अन्य ठोस के अंदर आप ये लिख लीजिए, कच्चा माल, कच्चा माल और नगद। ये कच्चा माल और नगद क्या होगा, इधर लिखिए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स और नगद। और यही होता है कार्यशील पूंजी। यही क्या होता है, कार्यशील पूंजी, अभी बताएं, कार्यशील पूंजी। अब बाकी सब होते हैं ये क्या होंगे, ये होंगे अस्थाई पूंजी। तो भौतिक पूंजी जैसे मशीन, उपकरण, फैक्ट्रिया, भवन और ये कच्चा माल और नगद, ये सारे होते हैं, कुछ अस्थायी पूंजी होते हैं, कुछ कार्यशील पूंजी होते हैं। फिर देख लीजिए वित्तीय पूंजी। वित्तीय पूंजी में ये हमेशा धन से, शेयर मार्केट से या बॉन्ड से संबंधित होगा। अच्छा, ये अगर अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर होगा मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या है, तो हाँ, कोई भी पूछ सकते हैं भाई मानव पूंजी क्या है। पूंजी, भौतिक पूंजी तो समझ में आता है, मशीन, उपकरण। ये मानव पूंजी क्या है, तो मानव पूंजी, मानव के ऊपर खर्च करके उसे कैपेबल बना दीजिए, वो मानव पूंजी का रूप ले लेगा। यानी कि आप किसी इंसान को पढ़ा लिखा दीजिए, उसको कुशल बना दीजिए, सक्षम बना दीजिए, तो वो एक तरह से मानव पूंजी का काम करता है। इसमें क्या लिखा है, कौशल, ज्ञान और अनुभव। यानी कि जब दो व्यक्ति में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा और दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, यानी वो सक्षम होगा, उसके पास अगर अनुभव होगा तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो कुशल नहीं है और इसका अनुभव नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये मानव पूंजी होता है जो सक्षमता, कुशलता और ज्ञान, अनुभव के साथ आता है। सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल। सामाजिक पूंजी यानी समाज में आपकी क्या स्थिति है, कहने का मतलब है सामाजिक संबंध आपके कैसे हैं, आपके सामाजिक नेटवर्क कैसे हैं, लोग आपको कितना चाहते हैं, आप लोगों से कितना बनाव रखे हुए हैं। जितना आपको बनाव है लोगों के से, वो आपके लिए सामाजिक पूंजी है। जैसे कि होता है कि हर मोहल्ले में कोई एक इंसान होता है जिसको हर मोहल्ले वाले चाहते हैं कि ये इंसान अच्छा है, तो उसके लिए सामाजिक पूंजी बहुत है। लेकिन उसी तरह उसी मोहल्ले में एक ऐसा भी इंसान होता है जिसको आप लोग खड़ूस समझते हैं, तो वो एक तरह से कहे तो वो सामाजिक पूंजी उसके पास नहीं है। तो ये होता है कि अगर सामाजिक पूंजी को समझना हो तो ये समझिए कि जब आप संकट विकट में आते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए कितने लोग आ जाते हैं। अगर ज्यादा ज्यादा लोग आते हैं तो सामाजिक पूंजी आपने ज्यादा इकट्ठा करें, आपने लोगों से व्यवहार अच्छा बना के रखें। और नहीं आते हैं तो फिर नहीं है आपके सामाजिक पूंजी। तो ये होता है सामाजिक पूंजी। अच्छा, अब आया बहुविध फसल प्रणाली।
यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ये बुक में जो बात की गई है कि बहुविध फसल प्रणाली की बात क्यों की गई है, इसमें बात ये है कि वहाँ कहना है कि भूमि जो है आज जितना है, कुछ साल पहले जितनी थी, 100 साल पहले जितनी थी, आज भी उतनी ही है। लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोगों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। जितना ही जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ये अनाज ज्यादा कैसे मिलेगा? यानी कि भूमि तो स्थिर है, यानी कि वो तो निश्चित है कि इतना ही है, तो हम अनाज को कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए कई सारे सुझाव दिए जाते हैं, उसमें एक बहुविध फसल प्रणाली भी है। तो इसके लिए बोला गया कि अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो बहुविध फसल प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा, बहुविध फसल प्रणाली। दूसरा क्या करना पड़ेगा? हम ये 1966 में आया था हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसके तहत संकर बीज का उपयोग, संकर बीज के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था, जिससे हमें गेहूं चावल में ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम हाइब्रिड बीज का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक ही साल में कई सारे फसलों को उगाने की प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि ये मक्का और मूंगफली एक साथ लोग उगाते हैं। गांव में आप देखोगे मक्का और आलू भी लोग एक ही साथ लगा देते हैं। तो होता क्या है कि आप उतना ही भूमि में ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं। तो वही है बहुविध फसल प्रणाली, जिसमें आप एक साल के अंदर ही एक से अधिक फसलों को उगा लेते हैं। वही होता है बहुविध फसल प्रणाली। तो हो गया, ये इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अच्छा, ये 1966 में आया था हरित क्रांति, जिसके जनक बोला जाता है उनको एम स्वामीनाथन को। एम स्वामीनाथन, इसको याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है इनको, एम स्वामीनाथन को। तो फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी उतना ही भूमि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें संकर बीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुविध फसल प्रणाली का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब हो गया इस चैप्टर में, 9th क्लास की पहला चैप्टर में बस इतना ही था। 4-5 टॉपिक थे जो पढ़ने थे। कृषिगत क्रियाएं, गैर कृषिगत क्रियाएं, इसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कार्यशील पूंजी, पूंजी, इसके अलावा बहुविध फसल प्रणाली, इतना ही चीज है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत आती है? यानी कि गैर कृषि कृषि के अंतर्गत कौन सी आएगी जो फसलों के पैदावार से संबंधित नहीं होगी? धान की खेती फसलों से संबंधित है, बागवानी फसलों से संबंधित है, कपड़ा मिल में काम करना, कपड़ा मिल में काम करना यही आंसर से होगा, क्योंकि ये फसल के उत्पादन से संबंधित नहीं है। गन्ने की खेती, ये भी फसल के उत्पादन से संबंधित है। दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर कृषि कृषि गतिविधि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है? अच्छा, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक गैर कृषि गतिविधि की जाती है, वो कौन सा है? कपड़ा का उत्पादन किया जाता है? नहीं। पशुपालन, हाँ, गांव में सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है। बैंकिंग सेवा से रिलेटेड है, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा से रिलेटेड है। ये सभी गैर कृषिगत क्रिया है, लेकिन सबसे ज्यादा गांव में प्रचलित क्या है? पशुपालन। फिर आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से? कौन कौन से? भूमि, श्रम, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। देखिए कहाँ है, पहला ही है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। नेक्स्ट आइए, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक गैर मानवीय कारक है? अच्छा, ऐसा कारक, गैर मानवीय कारक जो जिसमें मानव की आवश्यकता नहीं है, बताइए कौन सा कारक जो गैर मानवीय है? भूमि, श्रम, उत्पादन, प्रबंधन। देखिए, उद्यमिता के लिए कोई चाहिए जो तीनों कारक को, तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तीनों उत्पादन के कारक को संयोजित करके उत्पादन का संचालन करे।
तो इसमें इंसान की जरूरत है नहीं, मानव की जरूरत है। प्रबंधन करने के लिए भी मानव की जरूरत है। वे मत तो कहिएगा रोबोट आके प्रबंधन करेगा, तो रोबोट का भी जमाना नहीं आया कृषि में यूज करने के लिए। आ सकता है, आगे आने वाले सालों में आ सकता है। श्रम, लेबर, कौन काम करेगा? इसमें भी मानव ही काम करेगा, लेकिन भूमि, इसका आंसर होगा भूमि। भूमि में मानव की जरूरत नहीं है। एक उद्यमी का मुख्य कार्य क्या होता है? उद्यमी क्या करता है? निवेश करता है, भूमि का प्रबंध करता है, उत्पादन के अन्य कारकों का संयोजित करना। हाँ, अभी मैंने डिफिनेशन में बताया कि उद्यमी क्या करता है कि उत्पादन के अन्य 3 कारकों को संयोजित करके उत्पादन के संचालन को आगे बढ़ाता है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। पूंजी किस प्रकार के संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है? जब पूंजी बोलते हैं किस प्रकार के संसाधन है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय और भौतिक संसाधन और प्रबंधकीय संसाधन। तो पूंजी प्राकृतिक संसाधन तो नहीं होगी, मानव संसाधन भी नहीं होगी। अगर श्रम रहता तो मानव संसाधन बोल देते हैं। अगर भूमि रहता तो प्राकृतिक संसाधन बोल देते हैं, भूमि रहता तो। लेकिन अगर वित्तीय और भौतिक संसाधन है, तो वित्तीय और भौतिक संसाधन अभी बोले हैं, नगद, कैश वगैरह ये सब क्या आएगी? पूंजी में। यानी कि पूंजी किस प्रकार के संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी वित्तीय संसाधन और भौतिक संसाधन के रूप में आएगी पूंजी। ऑप्शन सी। आ जाइए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कार्यशील पूंजी का हिस्सा है? कार्यशील पूंजी, देखिए कार्यशील पूंजी क्या क्या बताए थे? कच्चा माल और नगद। अब देखिए कार्यशील पूंजी में कौन है? इसमें कार्यशील पूंजी का हिस्सा है नगद और बैंकों में जमा राशि। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब किसी व्यवसाय में सभी उत्पादन के कारकों का प्रभावी संयोजन होता है, सभी उत्पादन के कारकों का प्रभावी संयोजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उद्यमिता। जब आ, किसी व्यापार में या कहीं भी जब उत्पादन के अन्य कारकों का संयोजन करके उसको संचालित किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसे उद्यमिता कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही। हाँ जी। उत्पादन उत्पादन के कारकों में से किसे प्राथमिक कारक माना जाता है? सबसे प्राथमिक कारक क्या होगा उत्पादन के लिए? सबसे पहला जरूरत क्या है? भूमि। कोई भी फसल का उत्पादन करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें भूमि चाहिए। तो भूमि में ऑप्शन में ठीक है। नेक्स्ट, उत्पादन के किस कारक को मानव पूंजी के रूप में भी जाना जाता है? मानव पूंजी के रूप में बताइए। भूमि मानव पूंजी होगा? नहीं होगा, ये प्राकृतिक संसाधन है। श्रम, हाँ श्रम मानव पूंजी होगा। क्या होगा? श्रम मानव पूंजी होगा, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग कुशल भी होते हैं। कई बार होता है जो लेबर होते हैं वो कुशल भी होते हैं। फिर पूंजी तो है ही, इसका कोई मतलब नहीं, उद्यमिता ये नहीं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर हो गया ये क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर थी, और इसमें मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया। इसमें इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे और क्या क्या है। तब तक के लिए, अभी के लिए चलते हैं।